हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेंसी हब। साथियों, आज 14 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस देखेंगे हम। आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन ही 1949 में हिंदी को भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, आज सैटरडे है और सैटरडे संडे को द हिंदू में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम कंटेंट होता है। हालांकि हमारे पास आज के आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट न्यूज़ है, तो हम डायरेक्टली एडिटोरियल पेज पर चलते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट आर्टिकल हम लेने वाले हैं वो है बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसजेंडर जो है वो कम्युनिटी आज कितना चैलेंज फेस करती है। उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव होता है। इसी इशू को एड्रेस करते हुए जो आज की ऑथर है कविता कृष्णन, उन्होंने लेख लिखा है। साथियों, इसमें इन्होंने ये बताया है कि उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार और उनके राइट्स को किस प्रकार से नहीं उपयोग करने दिया जाता है। ये सब मुद्दे इसमें उठाए गए, हम देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले इन्होंने अपना एक केस बताया कि मैंने एक बार देखा था। तो उन्होंने एक इवेंट घटना का जिक्र किया यहाँ पे, हार्ट ब्रेकिंग सी टीनेजर ब्रूटलाइज्ड एंड एविक्टेड बाय फैमिली। जो उनके परिवार थे उन्होंने भी उनको निकाल दिया था और यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट्स जैसी चीज़ें भी देखने को मिली और सड़कों पर बाहर भी उनके साथ वायलेंस हुआ। तो ये इनको देखने के बाद इनको लगा कि जो असली मुद्दा है इस पर तो कोई बात ही नहीं करता है, ट्रांसजेंडर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इन्होंने इस पर आर्टिकल लिखकर लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिस्पेक्टेड एज देमसेल्फ, टू नेवर बी आस्क्ड टू डिनाई, डिस्गाइज या डिफेंड देयर सेल्फहुड इन ऑर्डर टू एंजॉय सिविल राइट्स। व्यक्ति जैसा है उसको उसी के रूप में उसकी पहचान दी जाए। ह्यूमन बीइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्ट एज देमसेल्फ, ना कि उसको किसी और एंगल से उसको देखा जाए, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए और वो सिविल राइट्स और इक्वलिटी का प्रॉपरली अपना इंजॉयमेंट ले सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑथर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे इन्होंने दिखाया है कि जो ये समस्याएं उठी हुई है जो ट्रांसजेंडर को लेकर कि उनकी पहचान को समाज में स्वीकृति नहीं है, मेल फीमेल ही नहीं होते हैं केवल, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सामाजिक पहचान होती है उसको स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट आर टुडे एस्टेब्लिश्ड एज यूनिवर्सल वर वंस ट्रीटेड एज क्वेश्चन। जो भी आज भी मानव अधिकार है वर्तमान में, वो भी एक समय क्वेश्चन के रूप में थे। जैसे आज ट्रांसजेंडर क्वेश्चंस के रूप में उपलब्ध है, उसी प्रकार से पहले भी ये सभी क्वेश्चंस के रूप में उपस्थित हुआ करते थे और इन पर भी डिबेट्स और समस्याएं होती थी। लेकिन उस समय भी जो लोगों ने राइटिंग लिखी बेस्ट नॉन हिस्टोरिकल फिगर इन द वर्ल्ड, उन्होंने लिखकर इस समस्या को दूर किया और आज इसको स्वीकृति भी मिलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन से समस्याओं पे पहले बात होती थी, जो क्वेश्चन थे एक समय, जैसे द सफरेज क्वेश्चन, मतदान का, सेग्रीगेशन क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी क्वेश्चन जो अस्पृश्यता का सवाल था, इंटरकास्ट मैरिज क्वेश्चन, होमोसेक्सुअल क्वेश्चन प्रॉब्लम। ये सभी प्रॉब्लम एक समय में बड़ी ही दिखती थी। तो इन सबको जैसे हम एड्रेस करते थे लेख लिखकर या लोगों को अवेयर करकर, वैसे ही ट्रांसजेंडर क्वेश्चंस को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं। फिर ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि कैसे ये शुरू हो गया कि जब हम ट्रांसजेंडर को महिला के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा कि जो 1940 में जो ओलंपिक कमेटी थी और ये नाजी मेंबर, इन्होंने एक प्रपोज दिया था, एक पॉलिसी लाया था कि लेडीज टेकिंग पार्ट इन द गेम्स 1940 शैल प्रोड्यूस डॉक्टर सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट
दे आर वुमेन, मतलब कि वह महिला हैं। इसको सर्टिफाइड करने के लिए डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ता था, जो कि इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये ऑथर ने बताया कि लगभग यहीं से शुरुआत हो गया, और आयरनिकली सच पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट इन 1948। मतलब ये विडम्बना रही कि इस प्रकार की नीतियां भी 1948 के बाद देखी गई। तो ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हम देख सकते हैं। फिर हमारे काम की चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पर बाकी सारे मुद्दों पर यही बताया कि कैसे समाज से इसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए, किस किस प्रकार की घटनाएं घटती है, ब्लैक पीपल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई थी, इनके लाइफस्टाइल, इनके जो रियल ऑथराइजेशन है उसको स्वीकृति देना चाहिए समाज को। फिर यहाँ पे ऑथर ने कोट किया है साइमन द बोआ, जो कि उनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स। इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया था और डेफिनेशन वुमेन की देने का भी कोशिश किया। तो उन्होंने बताया था कि हमें जो है महिलाओं को या जेंडर को एक बूम या ओवरी के तौर पर ही इतना ही सीमित होकर नहीं सोचना चाहिए। बूम आपको पता है गर्भाशय और अंडाशय, इस तरीके की चीज़ों से ही हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए वुमेन या किसी और जेंडर को रिलेटेड। तो इससे हमें और भी परे सोचना चाहिए। उनकी जो फेमस कोटेशन है वो ये है कि वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमन। मतलब कि महिलाएं पैदा नहीं होती है बल्कि बनती है, इस तरीके का इनका है। इन्होंने इससे रेडिकली जो पहले चले आ रहे थे विचार उसको रिजेक्ट किया था कि जो जैविक लिंग होता है वह सामाजिक लिंग निर्धारित नहीं करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, जिसको हम कहीं पर कोट कर सकते हैं एसेज वगैरह में या मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। साथ ही उन्होंने इसी मुद्दे को एड्रेस करते हुए कहा है कि जो उनकी सामाजिक स्वीकृति है उसको लीगलाइज करते हुए उनको समाज में एक पहचान दिया जाए बिना किसी बदलाव के। वो जैसे है उनको रियल पहचान दिया जाना चाहिए, समाज में स्वीकृति हो। इसको ही लेकर इन्होंने अवेयरनेस आर्टिकल लिखा है मूलतः। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ट्रांस स्केप्टिव्स नॉट ट्रांस पर्सन हु आर फ्रेगमेंटिंग द इंटीग्रल ह्यूमन सेल्फ। ट्रांस स्केप्टिक्स वो लोग होते हैं जो ट्रांस पर्सन्स को ऑथराइज नहीं करते, मतलब कि उन्हें उनकी पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करते, या तो वो मेल या तो फीमेल के रूप में ही लिंग को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि वो लोग जो है इंटीग्रल ह्यूमन सेल्फ, मतलब आत्मा और शरीर को कैसे अलग कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रांस स्केप्टिक्स लोगों को इन्होंने खंडन किया है। फिर लास्ट में इन्होंने बताया कि टू बी ट्रांस और गे इज टू बी ह्यूमन, मतलब वह मानव है। टू स्टडी देयर पार्ट्स टू डिटरमाइन देयर रियलनेस इज ऑलवेज ऑलरेडी अ डिह्यूमनाइजिंग एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर था आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके बॉडी ऑर्गन्स से रिलेटेड चीज़ों पर पहले के रिसर्च थे वो लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ें ऑथर ने उल्लेख किया है कि जो भी हम ह्यूमन बॉडी इनके स्टडी के लिए करते हैं, गे के लिए या ट्रांस के लिए, तो वो अपने आप में ही वो ऑलवेज ऑलरेडी ए डिह्यूमनाइजिंग एक्सरसाइज। हमें ये पता करने के लिए उनके ऑर्गन कैसे, क्या चीज़ है, वूम्ब है क्या है नहीं है, ये सब ऑलरेडी क्या है डिह्यूमनाइजिंग एक्सरसाइज। मतलब वो उनके लिए अमानवीय क्रिया है जो कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जैसा है वैसे ही उनके साथ उनकी पहचान को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये ऑथर का ये फर्स्ट आर्टिकल था हमारा। हम सेकंड आर्टिकल देखेंगे हम, जो कि लास्ट माइल वूज इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन द इकोनॉमिक मोमेंटम। मतलब आखिरी मील की चुनौतियां क्या है, जो मुद्रास्फीति है वो किस प्रकार से, मतलब मुद्रास्फीति को हमारे आर्थिक विकासशील गतिशील बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि उसको उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो हमारा आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिशीलता को निर्धारित करने वाला इतना भी नहीं होना चाहिए उस पर रिलायबल। दोस्तों आपको कल मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन से संबंधित डाटा है वो एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको कल बताया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, तो इसी में यही बात की गई है कि ये कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अगस्त माह में जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा
मार्जिनली ग्रोथ किया है, जो कि जुलाई में 3.60% था, वो अगस्त में 3.65% हो गया। यहाँ पे ऑथर ने फिर से वही चीज़ का उल्लेख किया है जो हमने कल बताया था कि जो सब्जियों के मूल्य है उसमें हाइक होते जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो ये फूड बास्केट होता है उसके अंदर वेजिटेबल जो है थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, मतलब जो सीपीआई होता है उसके अंदर जो सब्जियां हैं वो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। साथ में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीचे हमारे काम की महत्वपूर्ण चीज़ है, फूड इन्फ्लेशन इन द रूरल एरियाज आर रिबाउंडेड टू एक्सीड 6%, मतलब कि जो ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति है वो 6% से भी अधिक हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है, यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें एक टर्म मिला है, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, इसके बारे में बताया गया। तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने बताया कि सभी वस्तुओं का मूल्य देखा जाता है उसमें, तो जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन उसके अंतर्गत सभी वस्तुएं आती हैं, चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो ऊर्जा से जुड़ी हुई एनर्जी सेक्टर से हो, चाहे किसी भी हो, जैसे ऑयल हो गया या फिर फूड हो गया, सब इंक्लूड होते हैं। तो वो वैसा इन्फ्लेशन जो हम काउंट करते हैं तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन होता है। तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन दोस्तों ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें से जो फूड है और फ्यूल है, ये दो जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है इनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें मूल्य जो है काफ़ी गतिशील रहता है, कभी तेज़ी से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे ज़्यादा करता है। इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन की हम सही और स्थिर दर पता नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। जो भी वस्तुएं ज़्यादा अस्थिर रहती है, डायनामिक रहती है, उनको हम बाहर कर देते हैं तो एक स्थिर इन्फ्लेशन प्राप्त होता है। तो जब हम बाहर कर देते हैं फूड और फ्यूल के कंपोनेंट्स को, आपको ध्यान रखना है 2F है इसमें, 2F फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स को जब भी हम इस से बाहर कर देते हैं तो ये कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये दोनों भी इंक्लूड होती है। ठीक है दोस्तों, और एक और काम की चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आरबीआई गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है, तो आप मेमोरी को अपना रिवाइज कर लीजिए। टू इंश्योर इन्फ्लेशन डज नॉट अंडरमाइन ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम, ये वही शुरुआती लाइन है कि जो इंश्योर इन्फ्लेशन जो है वो हमारे ब्रॉडर मतलब बृहद आर्थिक व्यवस्था को गतिशील है उसको ज़्यादा परिवर्तित न करें, हमें इस तरीके से ध्यान में रखना है। कैन नॉट अफोर्ड टू लुक द अदर वे, इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखते हैं साथियों। आज आर्टिकल ही बस थोड़े से इम्पोर्टेंट थे, न्यूज़ आपने देखा शुरुआत से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, और हम डे टू डे न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे जो डेली घटनाएं घट रही है पॉलिटिकल और वेरियस न्यूज़ से रिलेटेड, जो हमारे यूपीएससी और अन्य वेरियस महत्वपूर्ण एग्जाम्स में जो हमारे रेलिवेंट है, बस हम उनको ही एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम साइड का छोटा सा आर्टिकल देख लेते हैं। वेदर गोड्स अटेम्प्ट्स एट कंट्रोलिंग द वेदर आर स्टिल इन द रियम ऑफ अनसर्टेनिटी। दोस्तों हमने पहले की हिंदू एनालिसिस में देखा था मिशन मौसम के बारे में, आपको ध्यान होगा मिशन मौसम, जो कि हमने 12 सितंबर के न्यूज़ में भी एड्रेस किया था। वहाँ भी आपको बताया था कि मिशन मौसम 2000 करोड़ का शुरू किया है अभी हाल ही में कैबिनेट ने, और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, MES मैंने आपको बताया था ध्यान रखने के लिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मिशन मौसम कौन क्रियान्वित कर रहा है, उसका नोडल बॉडी है MES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो भी इससे जुड़े हुए, जो इस मिशन मौसम से जुड़े हुए मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो है मुख्य तौर पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD आप जानते हैं, भारतीय मौसम जो विभाग है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान है, वह ये मुख्य तौर पर इस मिशन मौसम से इंक्लूड है, और इसके डाटा का प्रयोग करके ये बेहतर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो MES है वो
बता रखा है कि इन क्या क्या खरीदने को ये आशा करते हैं। प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अप टू 60 वेदर रडार्स, जो 60 है वो मौसम से संबंधित रडार, 15 विंड प्रोफाइलर्स एंड 15 रेडियो साउंड्स। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है कि इस मिशन मौसम के तहत उम्मीद करते हैं ये सब खरीदा जाएगा। और इसकी मदद से फिर हम क्या क्या अपडेट ले सकते हैं वो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि चेंजिंग पैरामीटर्स ऑफ विंड, जो पवन की पैरामीटर्स बदलने के होते हैं उसका पता चलेगा, उसकी स्पीड का पता चलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वायुमंडलीय दबाव क्या है उसका पता चलेगा, जो आर्द्रता है उसका पता चलेगा, जो तापमान में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसी में बताया गया। ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यही सारे उद्देश्य हैं और इसको पहले लॉन्च किया गया था तो ये कहीं जो नेशनल मानसून मिशन था जो 2012 में लॉन्च हुआ था इससे कहीं ज़्यादा अलग नहीं साबित होगा, क्योंकि लगभग सेम टू सेम वैसे ही इसके उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं। साथ में हमें जो ध्यान रखना, बियॉन्ड द मानसून, इस मॉडल का जो प्रयोग है, मतलब मानसून पे तो हम रिसर्च करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको हम और भी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स और लोकल फोरकास्ट, जो स्थानीय लेवल पर जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों में भी हम इस मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया कि इस मिशन में क्या सेटअप किया गया है। तो इस मिशन में जो है क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर की स्थापना की बात है, जो कि IITM के अंतर्गत होगा, जो आपने ऊपर यहाँ पर देखा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत ही ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विल हेल्प मॉडल रेन क्लाउड्स। ये जो क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर है ये क्या करेगा, तो ये आपको बादलों का जो प्रारूप है उसका एक मॉडल तैयार करेगा, जिसके आधार पर ये पता चलेगा कि इस बादल में किस किस टाइप के फीचर्स है और उसके आधार पे हम आगे क्या इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ये क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर है, मतलब बादलों का निरीक्षण परीक्षण करके एक सिमुलेशन बनाएगा जिसकी मदद से हम वेदर में इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि सीडिंग क्लाउड्स करानी है कि नहीं, आपको पता है सीडिंग क्लाउड जिसमें कृत्रिम बारिश कराई जाती है, या फिर ट्विकिंग देम टू कंट्रोल रेनफॉल, ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर की बात की गई है इस मिशन मौसम में। तो आपको ध्यान रखना है लाइटनिंग स्ट्राइक्स। एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखना है, अगर नेचुरल, आपको पता है GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें कोट की जा सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर द नंबर 1 कॉज ऑफ नेचर प्रोपेल्ड डेथ्स एबव फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों जो बिजली गिरने के कारण जो डेथ होती है वो इंडिया में नेचुरल डेथ में सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो बाढ़ और भूस्खलन से होने वाली मौतों से भी ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर यहाँ पर ऑथर चिंतित है और उसको समाधान की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी इस मिशन मौसम का स्वागत किया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, इसमें द शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉल्यूशन। आपको पता है दोस्तों, बुनियादी ढांचा किसी भी देश की आर्थिक गतिशीलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये एक अच्छा लेख लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल शुरू ही यहाँ पर होता है, जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे पुल कोलैप्स हो गए थे बिहार में, वहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस बिहार, ये सब घटनाएं दिखा रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग है, प्रोग्राम या मैनेजमेंट है, वो कितना ख़राब है, उसको लेकर ही यहाँ पर बात किया गया। सबसे पहले अपने काम की चीज़ देखते हैं कि गवर्नमेंट एम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप नेशन बाई 2047, मतलब हमें भारत को जो है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। आपको ध्यान रखना है कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का है, तो 2047 तक। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बेहतर बनाना। इसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है। क्या क्या उनकी योजना है वही यहाँ पर दिखा सकते हैं। PM गति शक्ति नेशनल प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड स्मार्ट सिटीज़, और साथ में और भी बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, जिसमें करीब करीब जो सरकार अपना पूंजीगत खर्चा करती है वो कर रही है लगभग 11.11 लाख करोड़, जो कि हमारी GDP का 3.4% हिस्सा रखती है। और ये बजट 2024 का
लेटेस्ट डाटा है जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च हो रहा है। तो यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण काम की चीज़ मिल गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। यहाँ पर बताया गया कि एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी इन इंडिया रिक्वायर्स मल्टीपल क्लियरेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऑथर खामियां व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल सेटअप लगते हैं उसके लिए शुरुआत में बहुत सारे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें काफ़ी देरी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हित में जो कमियां हैं उसको ऑथर एक एक करके यहाँ बता रहे हैं। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, मतलब विस्तृत तौर पर सही से प्लानिंग नहीं की जाती है। साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो तो बिल्कुल ही सही से काम नहीं करती। एंड अ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी स्थानीय स्वशासी शासन चल रही है लोकल गवर्नमेंट्स की, उनका जो कैपेसिटी है वो क्षमता ही अधिक नहीं है, तो उनके क्षमता का अभाव बताया है ऑथर ने। ऑल दिस रिजल्ट, मतलब इन सभी के कारण होता क्या है अंत में, तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि इसके कारण एडिशनल एक्सपेंडिचर बर्डन हो जाता है, मतलब जो हमारा खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सरकार पे। क्राउड आउट फंडिंग्स, बल्कि जो लागत जो हमारे पास फंड होता है उसमें भी कमी हो जाती है और साथ में लागत बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की, और इंक्रीज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इन सब की खरीद की जो कॉस्ट है, मतलब जो लागत है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कमियां हैं वो इस टाइप की है। बिल्डिंग आवर एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा, अपने अनुभव जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं उसको सुधारना होगा, उसको अच्छा करना होगा। इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू कंटिन्यू ऑन इट्स हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन ईयर्स एहेड। अगर हमें बहुत सालों तक आगे तेज़ी से ग्रोथ रखना है तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपने जो अनुभव है उसको अच्छा करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं। साथ में उन्होंने कुछ वेरियस एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वेरियस कंट्री हैव अडोप्टेड मल्टी प्रोंग अप्रोच, मतलब बहुआयामी तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करती है। कैसे, तो उन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स अथॉरिटी बनाई गई है जो कि वो स्पेशली इसी पर ही फोकस होकर काम करती है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोजेक्ट का वो सही से टाइम से कंप्लीट हो और बेहतर तरीके से बने। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि यूके का केस आप एग्जांपल देख सकते हैं। जब आगे कभी वे फॉरवर्ड में आपको लिखना पड़े तो आप वहाँ पर दे सकते हैं कि केस स्टडी के तौर पर कि यूके का मॉडल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, इस तरीके की चीज़ दे सकते हैं आप। साथ में यहाँ पे और भी कई देशों का भी बताया कि चाइना, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे देशों में क्या है, सिमिलर एजेंसी है जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने और का काम करती है। तो ऑथर यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक नया पीएम गति शक्ति के तहत जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि वेरियस जो मिनिस्ट्री है वो एक जगह पर आके साथ में कम्युनिकेट करके जो भी क्लियरेंस है वो साथ में उसको जल्दी से टैकल करे और प्रोजेक्ट को जो है मैनेजमेंट ठीक तरीके से करे। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जो पीएम गति शक्ति इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू जीआईएस बेस्ड ईआरपी पोर्टल। ईआरपी पोर्टल जिसमें रिसोर्स सब चीज़ों का एक जगह पे इंटीग्रेट करके ऐसा पोर्टल बनाया जाता है, जीआईएस बेस्ड बनाया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी प्रयोग करके, ताकि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और रियल टाइम प्रोग्रेस को देखा जा सके कि वास्तविक समय में उसका कितना निर्माण हुआ है और उसका सही से सुपरविजन भी किया जा सके। तो इसको ऑथर ने बताया कि ये ठीक था, इसी को ही फॉलो करना चाहिए। साथ में ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि और भी इस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो इन्होंने बताया कि प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच की ज़रूरत है। अब आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच, जो भी प्लानिंग करते हैं उसको सही दृष्टिकोण से अप्रोच रखना होगा। तो इसमें ऑथर एक और उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जो हम औद्योगिक क्षेत्र इसमें हमने उपयोग किया था उसको दोबारा से लाना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि सेंद्रा बिडकीन इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये एक कॉरिडोर था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था। इसमें जो हमने जो नीति और इस मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाया था ये ठीक था। तो उन्होंने कहा कि दिस इन्वॉल्व्ड ए डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, मनी एंड इंफॉर्मेशन टू प्लान एंड डिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन अ यूनिफाइड मैनर। यानी हमने इसकी मदद से
एक एकीकृत तरीके से समय, धन और संसाधनों का भी सदुपयोग सही तरीके से कर पाए थे। तो यहाँ पर ऑथर इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं। साथ में लास्ट में उन्होंने बताया कि सेटअप एजेंसी, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने एग्जांपल दिया ही था यूके का और वेरियस कंट्री का, तो हमारे देश में भी वो बात करना है कि एक एजेंसी इस तरीके की सेटअप होनी चाहिए। साथ में उन्होंने बताया कि जो इम्प्लीमेंटिंग ए रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम इज इसेंशियल टू अचीविंग दिस गोल। जो भी अगर तेज़ी से हमें विकास करना है तो प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करना भारत सरकार का भी प्राइमरी लक्ष्य है। तो ये हमारे मुख्य तौर पर 4 आर्टिकल थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों न्यूज़ में कुछ खास नहीं, लेकिन NHRC पर हम आज देखेंगे थोड़ा सा कि NHRC, इसमें जो न्यूज़ है वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन NHRC जो है इसलिए मुद्दे में क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन है उनकी पोस्ट वैकेंट है, मतलब खाली है जून के बाद से ही, और अभी तक नहीं भरा गया है। तो इससे पहले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे अरुण मिश्रा, जो कि जून में ही रिटायर हो चुके थे। उसके बाद से ये पोस्ट खाली है। इसको लेकर बताया गया है कि ये ठीक नहीं है, इसको भरा जाना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स। और दोस्तों आपको बता दें कि जो 10 दिसंबर होता है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों NHRC पर हम बात करते हैं तो NHRC जो है 1993 के अंतर्गत एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उस 1993 का। उसके तहत ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, वैधानिक संस्था है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक वैधानिक बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन होते हैं और बाकी सदस्य होते हैं। यहाँ पर तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि 5 अदर फुल टाइम मेंबर्स थे, जो कि तो 5 सदस्य थे इसमें। साथियों जो इसमें चेयरपर्सन की नियुक्ति होती है वो एक समिति के द्वारा होती है। और समिति के अंतर्गत कौन कौन होता है तो हम लिख लेते हैं। समिति के अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो होते हैं, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो कि दोनों ही सदन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। साथ में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो होते हैं इसके अंतर्गत। और दोस्तों गृह मंत्री भी होते हैं, मतलब होम मिनिस्टर भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर जो है इस कमेटी के माध्यम से NHRC के हेड की नियुक्ति करते हैं। NHRC के हेड नियुक्ति के लिए दोस्तों पहले तो सुप्रीम कोर्ट के केवल CJI होते थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वही केवल नियुक्त हो सकते थे। लेकिन अब 2019 में जो संशोधन वाला एक्ट आया उसके तहत ये प्रावधान लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो अन्य जजेस है वो भी इसके लिए योग्यता रखते हैं। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो पहले 2019 से पहले 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक थी। अब इसको घटाकर 3 साल या 70 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए उसके तहत ये कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है लेटेस्ट डाटा कि NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं वो 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो इस टेन्योर को फॉलो करते हैं। दोस्तों NHRC का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इसका काम है जो भी मानवाधिकार से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उस पर ये काम करती है। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट हो। साथियों यहाँ पर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। तो सेबी से रिलेटेड न्यूज PCS वगैरह में पूछने जाता है कि मधाबी पुरी बुच, सेबी के जो चेयरपर्सन है, आपको ध्यान रखना है मधाबी पुरी बुच इन दिनों काफ़ी न्यूज में है। इन पर अपोजिशन द्वारा काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए हैं कुछ से रिलेटेड में। और नेक्स्ट देखते हैं हम। साथियों यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है कि सिरिल रामफोसा। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन बिल पर साइन कर रहे हैं जो डिस्प्यूटेड था। तो और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और जो काम की है इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है वो है एमपॉक्स। तो एमपॉक्स पर न्यूज आया कि WHO ने जो बेवेरियन नॉर्डिक की जो पहली वैक्सीन की ऐसी इन्होंने तैयार करी थी वैक्सीन, उसको क्लियरेंस दे दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेवेरियन नॉर्डिक है
वो एक डेनिश कंपनी है जो कि वैक्सीन का निर्माण करती है, इसलिए उसने जो वैक्सीन बनाया है उसको WHO ने क्लियरेंस दी है। एमपॉक्स आपको पता है मंकी पॉक्स होता है, जो कि जानवरों से, बंदरों, गिलहरियों वगैरह से मनुष्य में फैलता है। और ये एमपॉक्स वायरल है, मतलब कि वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वायरस द्वारा फैलता है, और ये अभी काफ़ी न्यूज में बना हुआ है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो WHO डायरेक्टर जनरल है, इस पर भी काफ़ी बार सवाल आते हैं पीसीएस में, तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ये है इनका नाम। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप ध्यान रखेंगे। एमपॉक्स वाज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO लास्ट मंथ, मतलब कि अगस्त में ही एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में आपातकाल घोषित किया जा चुका है, इसीलिए ये एमपॉक्स न्यूज में है, तो आपको एमपॉक्स पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों, स्पोर्ट्स न्यूज है। आपको इससे पहले भी हमने बताया था कि जो US ओपन है वो उनका खिताब जो है जैनिक सिनर ने जीता था, और उन्होंने टेलर फ्रिज को हराया था। टेलर फ्रिज अमेरिका के खिलाड़ी थे और ये US ओपन में हारने वाले खिलाड़ी थे, जबकि जैनिक सिनर जो इटली के थे वो जीत गए थे। तो आपको ध्यान रखना US ओपन का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। दोस्तों, आज के न्यूज एडिटोरियल और एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।